ट्रेनिंग के प्रोसेस को इसी तरीके से कंटिन्यू रखते हैं। कल के सेशन में हम लोगों ने बायर और सेलर के एवरेज पर बात की हुई है। बायर और सेलर का एवरेज कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बताया। अगर आपको करंट बायर का औसत भाव चाहिए तो प्रीवियस बॉटम, जो अभी देखिए बॉटम लास्ट कैंडल को हम टॉप कहते हैं, उसके पहले जहां प्राइस ने अपने चाल की शुरुआत की हो, गिरने के बाद चाल की शुरुआत की हो, उसको हम कहते हैं बॉटम। तो प्रीवियस लास्ट बॉटम को अगर आप देखें और वहाँ से जो भी हाई लगा है उसको आप मार्क कर लें, तो ये एक बायर की टोटल बाइंग को दर्शा रही है। बॉटम टू टॉप जितना मोमेंटम हुआ ये किसी खरीदारी से आया होगा, तो इस खरीदार का औसत हम निकाल लेते हैं। औसत निकालने के लिए हम लोग टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स को ऐड ऑन करते हैं और उसके बाद एवरेज को निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने इस एवरेज के सेशन को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाके आप डायरेक्टली उस सेशन को देख सकते हैं। इस सेशन को पहले कंप्लीट देखिए, उसके बाद उस सेशन को देखिए। जितना भी उस सेशन में सीखने के लिए है और आपके लिए महत्वपूर्ण होगा तो यहाँ पर मैं आपको वो चीज़ें दोबारा से दोहरा दूंगा, जिससे आपका जो लर्निंग है वो और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, देखिए मैंने क्या कहा कि बायर का एवरेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं, समझ लीजिए। पहले बायर का एवरेज निकालने के लिए हम लोग लास्ट बॉटम को ढूंढते हैं। लास्ट बॉटम, प्रीवियस लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ और लास्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लास्ट बॉटम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके पहले जो लो लगे वो नहीं, इसको हम स्विंग लो भी कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम लोग स्विंग लो कहते हैं। स्विंग लो क्या होता है, जब प्राइस गिर रहा हो तो गिरने में जहाँ से प्राइस लौट जाए, तो जहाँ से ये रिवर्स हो गया लौट गया तो उसके नीचे नहीं आया, तो वही आखिरी खरीदार का भाव होगा, उसके नीचे प्राइस गया नहीं। खरीदार तो यहाँ भी खरीदा होगा, यहाँ भी गिरावट में खरीद रहा होगा, लेकिन जहाँ से डिमांड उठ गई फिर भाव गिर नहीं पाया, तो बायर का लास्ट बाइंग प्राइस कहते हैं। इसीलिए स्विंग लो बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस होता है प्राइस एक्शन के लिए। ठीक है, तो लास्ट मैंने कहा लास्ट स्विंग लो या लास्ट बॉटम, कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, तो मैंने कहा उस बायर का अगर आप एवरेज निकालें तो आपको बायर का एवरेज प्राइस मिल जाता है। कैसे निकालते हैं, तो अब बायर ने खरीदारी की शुरुआत कब की, 26 अप्रैल 3:15 के कैंडल से। 15:15 लिखा है नीचे, देखिए यहाँ पे जब मैं कर्सर ले जाता हूँ कैंडल पे तो आपको दिखेगा डेट और टाइम लिखा हुआ। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने अपनी बाइंग की शुरुआत की, तो बायर्स का जो भी एवरेज आया। तो अब यहाँ पर आप लोगों को बड़ा कन्फ्यूज़न था, कई लोगों ने डाउट दिया कि अभी अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज जो निकल कर आ रहा है वो इन कैंडल्स को, सेलर के प्राइस को भी साथ में लेकर निकल कर आ रहा है। तो अब प्राइस में शॉर्ट सेलिंग दिखेगी तो एवरेज यहाँ पर आ गया है, तो औसत के नीचे प्राइस आया तब गिरावट हो रही है। लेकिन जब प्राइस ने गिरने की शुरुआत की तब कैसे पता किया जाए कि अभी गिरेगा, तब एवरेज कहाँ था, ये सारी डाउट हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन कैसे होगा। मैं आपको बताऊँ, देखिए बायर की खरीदारी के बाद सेलर की सप्लाई आई है। ठीक है, पहले खरीदारों ने खरीदारी की, फिर सेलर्स ने सप्लाई क्रिएट की, बिकवाली की। तो बायर का एवरेज बदलेगा नहीं, जैसे जैसे कैंडल्स नीचे आ रही हैं बायर का एवरेज कम होगा। पहले ये औसत हाई पर रहा होगा। अब एक बात बताइए, मैं आपसे पूछूं 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये औसत बता दीजिए, तो आप कहेंगे 15 10 25 और 5 30। ठीक है, तो 30 डिवाइड बाई 33, तो एवरेज क्या आ गया, 10 रुपये आ गया। ठीक है, अब ये एवरेज कब बढ़ेगा, ये एवरेज तब बढ़ेगा जब यहाँ पर जो ऐड ऑन किया जाए वो 10 से बड़ी वैल्यू हो, या मैं यहाँ पे 15 दोबारा ऐड ऑन कर दूँ तो अब जो एवरेज निकल कर आएगा वो 10 से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर 10 से कम ऐड ऑन किया गया, यहाँ पे 9 रुपया जोड़ा गया या 8 रुपया जोड़ा गया, तो एवरेज भी गिरेगा, औसत भी गिरेगा। इसी तरीके से जब खरीदार खरीदारी कर रहे थे तब एवरेज बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा होगा, और जैसे जैसे हर कैंडल की क्लोजिंग नीचे होने लगी तो एवरेज धीरे धीरे इस तरीके से टर्न होने लगता है। तो ये दो तरीके से आपको सेलिंग दिखाता है, समझिए। पहला तो प्राइस ही लौट रहा है एवरेज के नीचे, तो सप्लाई दिखा रहा है। अभी मैं आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कर दूंगा बायर सेलर के एवरेज का। एक भी सिंगल डाउट नहीं रहने दूंगा आपके माइंड में कि कहां से एग्जीक्यूशन होगा और कैसे। पूरे सेशन को आखिरी तक देखना है बस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेलर ने सप्लाई की शुरुआत की। एक तो कैंडल स्टिक्स में प्राइस नीचे आ रहा है, दूसरा एवरेज का कर्विंग। मैंने पहले भी सेशंस में इसको डिस्कस किया है कि जब प्राइस पर भार बढ़ता है, खरीदारी के बाद बिकवाली की शुरुआत होती है, तो प्राइस कर्व होने लगता है। डिमांड उठने के बाद वो भार दिखने लगता है, इस तरीके से प्राइस कर्व करने लगता है, एवरेज लाइन कर्व करने लगती है। ठीक है,
कैसे पता लगता है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ। ये टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स यहाँ पर हम लोग पहले से एक बार देख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स देखिए अभी तक ये 29 28 कैंडल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मूविंग एवरेज में आप आइए और मूविंग एवरेज में आके अब आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमको क्या चेंज करना है, सिर्फ लेंथ को चेंज करना है, 28 कर देना है, ठीक है, और क्लोज को क्लोज ही रखना है। अब देखिए आपको बिल्कुल क्लियर प्राइस क्या है, बहुत तेज़ी से हायर साइड मोमेंटम कर रहा है। अब मोमेंटम के बीच में अगर आप इस एवरेज के कर्व पे ध्यान दें तो धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, इस तरीके से झुकाव की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये तो यहाँ पर जब सेलिंग आ गई तब इसके नीचे प्राइस आया है, जब सेलिंग नहीं आई थी तब कैसे पता किया जाता तो एवरेज कहाँ था। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, चार्ट आईक्यू के चार्ट का यूज़ करना। अभी जो हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में क्या है, हम एवरेज को प्लॉट करते हैं। देखिए डिफरेंस समझ लीजिए, है ना, एक बार आप अंतर समझ गए तो फिर कोई तकलीफ नहीं रह जाएगी। मैंने क्या कहा, अभी जो हम लोग चार्ट यूज़ कर रहे हैं ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। इसी के साथ एक चार्ट ऑप्शन आता है जिसको हम कहते हैं चार्ट आईक्यू का चार्ट। ये हम जो डीमेट यूज़ कर रहे हैं ये धन का डीमेट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू के चार्ट्स के सारे फीचर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होते हैं। आप अपना डीमेट ओपन भी कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, या आपके पास नहीं है तो, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पर जब आप 28 कैंडल्स का एवरेज लगा रहे हैं तो वो आखिरी की 28 कैंडल का औसत दे रहा है। तो आखिरी की 28 कैंडल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। अब आप बोलिए कि मुझे इन लास्ट की कैंडल्स का एवरेज नहीं चाहिए, अगर इन कैंडल्स का औसत नहीं चाहिए और मुझे सिर्फ जहाँ से ये पहली कैंडल बनी यहीं तक मुझे एवरेज चाहिए, या इन कैंडल्स जहाँ पे ये कंसोलिडेशन चल रहा है यहाँ तक एवरेज चाहिए, तो आप कहेंगे क्या कि यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स गिन लीजिए, उसका औसत निकाल लीजिए। लेकिन मैं बोलूँगा ये सही तरीका नहीं है। क्यों? जैसे यहाँ से यहाँ तक आप कैंडल्स गिने और 21 कैंडल का औसत लगा दें, तो आप सोचेंगे कि ये जो एवरेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पे कई लोग गलती कर रहे हैं कि ये लास्ट ये 21 कैंडल का, इन 21 कैंडल का एवरेज बता देगा। नहीं, एवरेज में जब भी आप टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, जब भी लेंथ को एडिट करते हैं ना, तो लास्ट कैंडल्स का एवरेज बता रहा होता है। जैसे ही अगर आपने 28 लिखा तो ये आखिरी के 28 कैंडल का औसत बता रहा है। अगर आप यहां पर लिखेंगे 15, ठीक है, 15 कैंडल्स, तो आखिरी के 15 घंटों का औसत बताएगा। अगर इसी तरीके से भी आपने देखा था क्या कि यहां पर ये टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स कितनी है, 21, तो ये आखिरी के, आप सोचेंगे यहां से बता रहा है, नहीं, ये आखिरी की 21 कैंडल का औसत बता रहा है। और सोचिए कितनी बड़ी गलती हो जाएगी, आखिरी की 21 कैंडल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो आपसे कितनी कैंडल छूटेंगी, 28 में से 21 हटा दीजिए सर, बात क्लियर हुई। 28 में से क्या कीजिए, 21 हटा दीजिए, 28 में से 21 हटा दीजिए, टोटल 7 कैंडल आखिरी की छूट जाएंगी। कितनी? 28 में से 21, 7 कैंडल आपसे आखिरी की छूट जाएंगी। 7 कैंडल कौन है बताइए आखिरी की? यहाँ से यहाँ तक 21 कैंडल होंगी, एक बार देख लीजिए टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स, यहाँ 21 ये है। तो पूरा बायर की डिमांड तो छूट ही गई, पूरे खरीदार का एवरेज प्राइस तो आपसे छूट ही गया। तो इस तरीके से कभी आप एवरेज सही नहीं निकाल पाएंगे जब प्राइस में पहले आखिरी की शॉर्ट सेलिंग भी आ चुकी हो। लेकिन अब आपको पता करना है क्या कि मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ तक एवरेज चाहिए या यहाँ से यहाँ तक एवरेज चाहिए, लास्ट के इन सेलर्स का एवरेज नहीं चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूँ, नहीं तो आप गलती करेंगे। मैं आपको बताऊंगा एवरेज लाइन और आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पे बहुत आसान रखना है क्या कि एवरेज लाइन के लिए एवरेज टूल जो कि चार्ट आईक्यू के चार्ट पर मिलेगा उसी को आप उपयोग कर सकते हैं। कैसे? अब समझिए, मैं आपको बताऊं। देखिए यहां पर हम लोग आ गए, यहां पर क्लिक करते हैं तो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, और जस्ट अभी जो ये यूज कर रहे हैं, और ये देखिए चार्ट आईक्यू लिखा हुआ, ये चार्ट आईक्यू का चार्ट है, ठीक है। अब चार्ट आईक्यू के चार्ट में एक आपको ऑप्शन मिलता है, कल भी मैंने बात की, ये है एवरेज लाइन। एवरेज लाइन ये आपको चार्ट आईक्यू के चार्ट में ही मिलेगा, और चार्ट आईक्यू का चार्ट इस धन के डीमेट में आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको धन के डीमेट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, हमारे ट्रेडर्स जो ट्रेड करते हैं वो भी आप देख सकते हैं। देखिए समझिए, अब हमको कहाँ तक एवरेज चाहिए, समझिए। सबसे पहली बात, हमको ये एवरेज नहीं चाहिए, क्योंकि ये मुझको तो ये सप्लाई पकड़नी है। आपको ये समझना है कि ये सप्लाई कैसे पकड़ी जाएगी, कैच कैसे किया जाए ये मोमेंटम, ठीक है। तो हमको चाहिए यहाँ तक एवरेज कि जब ये प्राइस गिर रहा था तो गिरने के बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन की शुरुआत हुई, क्यों हुई? क्या ये कोई बायर का एवरेज प्राइस था? ये समझने के लिए हमको पता लगेगा कि अगर ये बायर का एवरेज प्राइस इसी किसी नियर बाई आ रहा है, फिर उसके बाद अगर इन कैंडल से ये लो ब्रेक हो रहा है, तो समझिए मोमेंटम शार्प होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मोमेंटम क्या होगा, शार्प होगा कि नहीं होगा। बहुत क्लियर है, बहुत आसान है, समझिए। देखिए कैसे, ये एवरेज लाइन मैंने उठाया
और फर्स्ट क्लिक वहाँ करेंगे जहाँ से शुरुआत है, और लास्ट क्लिक वहाँ करेंगे जहाँ तक प्राइस जा रहा है। अब देखिए हमको सिर्फ इन कैंडल्स तक चाहिए था, ये कैंडल से, ठीक है। अब इस कैंडल के बाद अगर आप गौर करें तो इस कैंडल के बाद ये एवरेज प्राइस क्या आ रहा था। अब ये जो आखिरी की कैंडल है 1 2 3 ये छूट गई, हम लोगों ने सिर्फ एवरेज लिया है ये 24 बार्स का, देखिए, और आखिरी के बार्स छूट गए हैं, आखिरी की 4-5 कैंडल सबसे छूट गई हैं। बात क्लियर हुई। जब आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो आपसे लास्ट की कैंडल छूटती हैं इस तरफ की, और यहां पर जब आप एवरेज लाइन यूज करते हैं तो अपनी लास्ट की कैंडल्स को छोड़ सकते हैं, ऐसा विकल्प आपके पास। ये ऑप्शन मूविंग एवरेज में आप यूज करने के लिए आपके पास नहीं, ये एवरेज लाइन ही आपको इतना एक लिबर्टी दे रहा है कि आप उसको उपयोग कर सकते हैं। बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहां पे, देखिए यहीं पे एवरेज आ रहा था, ये क्या है 49,240। समझिए कल के सेशन में जब 49,240 ब्रेक हुआ होगा उसके बाद जो मोमेंटम हुआ है। अब इसको आप टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं, ये एवरेज लाइन ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ये जहां लगा है वहीं लगा रहेगा। अब आप टाइम फ्रेम चेंज कर लीजिए, देखिए ये शुरुआत हुई इस कैंडल में आके, देखिए इसी कैंडल से अगर आप गौर करें तो इसी कैंडल से ये डे लो ब्रेक हो रहे हैं और इसी कैंडल से ये एवरेज लाइन भी ब्रेक हो रही है, देख पा रहे हैं। अब ये एवरेज लाइन ब्रेक होने के बाद मोमेंटम कितना एग्रेसिव हो गया बताइए। ये क्लोज किया 49,260 के आसपास, 240 250 इस तरीके से, फिर प्राइस गिरते गिरते एक लो लगाया, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लो लगाया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर लो लगाया। बात क्लियर हुआ। तो आप कह रहे थे कि एवरेज तो बाद में निकल कर आएगा, कि सप्लाई आ गई है, अब तो एवरेज गलत हो गया। तो एवरेज गलत नहीं हुआ, आप रिसेंट मार्केट, ये लाइव मार्केट में जब आप यूज करते तो इस तरीके से करते, एवरेज लाइन लगा लेते और एवरेज लाइन ब्रेक होने पे आपका शॉर्ट सेलिंग की शुरुआत होती। कल अगर आप गौर करें तो इसी एवरेज लाइन के पास प्राइस रुका रहा है। अब इसको देखिए कल के सेशन तक लगा लीजिए, हटा दूं इसको, मैं पहले हटा दूं, दोबारा से लगा लेता हूं। यहां से शुरुआत हुई डिमांड की, डिमांड की शुरुआत के बाद यहां तक एवरेज लाइन। कल देखिए प्राइस इसी को ब्रेक करने की कोशिश किया और दोबारा इसी के ऊपर आ गया, ठीक है। तो जब तक ये इंपैक्ट लो ब्रेक नहीं होते, ब्रेकडाउन वैलिडेशन का रूल तो सभी को पता है ना, कि कोई अगर सपोर्ट एरिया है उसके नीचे पहली कैंडल क्लोज होगी, जब तक उस कैंडल के लो ब्रेक नहीं होंगे तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते, क्योंकि ट्रैपिंग की संभावना होती है, कई बार मैंने बताया, ठीक है। अब ये प्राइस देखिए, इसके नीचे जैसे ही ये एक डोजी, इसके नीचे ये लो ब्रेक होने लगे, मोमेंटम की शुरुआत हो गई, प्राइस में आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल गया। बात क्लियर हुआ। तो एवरेज लाइन को ऐसे यूज करना है, ये मैंने एक एग्जांपल दिया। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। आप कहेंगे हर बार मोमेंटम कैसे ही पकड़ा जाएगा? हाँ, जितनी बार आप चाहें सर ऐसे ही कैच किया जाता है, इसके अलावा कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। एवरेज लाइन बायर और सेलर, अब देखिए बहुत ध्यान से समझिए, यहां से मोमेंटम की शुरुआत होती है, यहां से गिरावट की, देख पा रहे हैं इस जगह से, ठीक है। इस जगह से जब गिरावट की शुरुआत होती है तो प्राइस गिरते गिरते कहां तक आ रहा है बताइए, एक सेकंड, प्राइस गिरते गिरते ये लो लगा रहा है। तो इस सेलर का, जिसने यहां पे सप्लाई की शुरुआत की, इस सेलर का कोई एवरेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और वो एवरेज जिस समय ब्रेक हुआ होगा बायर के द्वारा, ठीक है, बायर के द्वारा, जैसे कि अब बाजार गिर रहा है, गिरते हुए बाजार में सेलर का एवरेज कैसे चलेगा सर बताइए? सेलर का एवरेज किस तरीके से मूव करेगा? इसी तरीके से तो मूव करेगा, तेजी से मार्केट गिरा है, अब मार्केट रुकने लगा तो इस तरीके से रुकने लगेगा, फिर ये आप जाके यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। यही तो तरीका है सेलर के एवरेज के चलने का, कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ डिमांड उठने लगी, सेलर के एवरेज पे बाहर बढ़ने लगा, प्राइस में ये कर्व दिखने लगा, एवरेज में, प्राइस में कंसोलिडेशन दिखने लगा, फिर जो स्विंग हाई है एवरेज के ऊपर प्राइस आएगा, तो वहीं पे आप खरीदारी की शुरुआत करेंगे, जो भी पहला इंपैक्ट हाई लगेगा उसके बाद। बात क्लियर हो गई? मैंने कहा जो भी पहला इंपैक्ट हाई लगेगा उसके बाद। अब इसमें कोई तकलीफ है क्या? चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये रिसेंट मोमेंटम है, इसको सबसे पहले देखते हैं। क्या करना है हमको बताइए? सबसे पहले एवरेज लाइन को लेना है, ठीक है। एवरेज लाइन को लेने के बाद हमको शुरुआत करनी है उस जगह से जहां से सप्लाई की शुरुआत हुई, सप्लाई की शुरुआत यहां से हुई, ठीक है। देखिए ये लो हाई भी ब्रेक नहीं हुए, तो आप यहां से लेना चाहे या यहां से, कहीं से भी ले सकते हैं। यहां से लेंगे तो भी वही प्राइस है, वहां से लेंगे तो भी वही प्राइस है। अब देखिए हम लोगों ने यहां से लिया, ठीक है। अब यहां से यहां तक इतना बड़ा मोमेंटम, अब देखिए मैं धीरे धीरे प्राइस को, एवरेज को आगे बढ़ाऊं। जब मार्केट इस स्तर पे पहुंचा कि जब इस एवरेज को ब्रेक करने की बारी आई, देख रहे हैं, गौर कर पा रहे हैं यहाँ पे इस एवरेज लाइन पे, देखिए जब मार्केट इस स्तर पे पहुंचा कि इस एवरेज को ब्रेक करने की बारी आई, देखिए, ठीक है। अब ये ठीक लगा है। जब इसको ब्रेक करने की बारी आई तो प्राइस ने देखिए गैप अप किया, और गैप अप के बाद प्राइस इसके नीचे आ गया। क्यों? ये सेलर का औसत है, वो प्राइस को इसके ऊपर जल्दी नहीं जाने देगा, नीचे आ गया। तो मैंने कहा जो भी इंपैक्ट हाई लगते हैं उसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। अब एवरेज के ऊपर पहला इंपैक्ट हाई क्या लग गया? ये गैप अप के बाद पहला लग गया। अब एवरेज को थोड़ा और आगे बढ़ाया, प्राइस ने थोड़ा 2 4 5 घंटे और गुजारे और इस तरीके से एवरेज लाइन और आगे बढ़ गया।
एवरेज लाइन जब आगे बढ़ा तो देखिए अगले सेशन में फिर आपको गैप अप मिला, गैप अप मिला, प्राइस ने फिर इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, नीचे आके क्लोज किया। एवरेज लाइन को आगे बढ़ाते रहिए, एवरेज लाइन से हमारा कोई भी दुविधा नहीं रखना है, ठीक है। इस तरीके से एवरेज लाइन थोड़ा और आगे बढ़ा, एवरेज लाइन आगे बढ़ा। अब इस एवरेज से देखिए अभी तक अगर आप गौर करें, अगर मैं आपको बताऊं, दोबारा से एवरेज लाइन को प्लॉट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिए, यहां पे जो मोमेंटम समझेगा वही ट्रेडर अच्छा है। देखिए अब मैं यहां तक लगा के रखा हूं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा था, प्रीवियस सेशन में गैप अप किया, गैप अप के बाद इसके नीचे क्लोज किया, अगले सेशन में गैप अप किया, इसके नीचे प्राइस को लाने की कोशिश किया। अब अगले सेशन में इसी एवरेज से आप देखिए क्या बना है, हैमर कैंडल बना है। ये हैमर मतलब इसी औसत से अब खरीदारी उठने लगी। जो सेलर यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे, अब उनको पता लग गया कि ये बायर अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे हैं। जैसे ही वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, बायर प्राइस को उठा लेता है, जैसे ही वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, वो यहाँ पे डिमांड क्रिएट करते हैं, प्राइस को गिरने नहीं दे रहे हैं। अब ये शॉर्ट सेलर अपनी पोजीशंस का प्रॉफिट बुक करेंगे अपने एवरेज पे। अगर ये प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल की पोजीशन है, सेल की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने के लिए क्या करना होगा, बाई करना होगा ना। तो बाई करने पर आप क्या करेंगे बताइए, बाई करने पर इसी जगह पर आपके एवरेज प्राइस पर एग्जीक्यूशन होगा, तो डिमांड जैसी दिखेगी। डिमांड दिखने का मतलब है कि आपका अगर 48,000 एवरेज प्राइस है तो जैसे ही 48,000 को टच करेंगे प्राइस ऊपर की तरफ दौड़ेगा। अभी तक 48,000 के ऊपर जाने पर प्राइस गिर रहा था, अचानक से 48,000 को टच करने पर प्राइस ऊपर जाने लगा, मतलब अब यहाँ पे बाइंग एक्टिविटी होने लगी है। एक तो सप्लाई जो सेलर था वो भी यहाँ पर अपने ऑर्डर्स स्क्वायर ऑफ कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है। दूसरा डिमांड जो खरीदार अभी खरीदारी कर रहे हैं वो तो ट्रेंड ही है, रिसेंट ट्रेंड ही बायर साइड है, तो हम बायर साइड तो रहेंगे ही रहेंगे। तो हमको क्या चाहिए, मैंने कहा इन इंपैक्ट्स के ऊपर एक क्लोजिंग। इस कैंडल में देखिए गैप डाउन हुआ, गैप डाउन के बाद प्राइस ऊपर चलकर आया और इस पूरे एरिया के ऊपर ये क्लोज किया। इस कैंडल ने इस रेंज के ऊपर भी क्लोज किया, इस रेंज के ऊपर भी। अब आपकी डिमांड की शुरुआत हुई। अब आपको समझ आ गया कि अब पूरा मोमेंटम हायर साइड आएगा, क्योंकि सेलर का एवरेज ब्रेक हो गया। देखिए बायर का एवरेज ब्रेक होना लगभग बायर का ब्रेक होना। अब प्राइस तभी गिर सकता था, देखिए अब प्राइस तभी गिर सकता था जब यहां से प्राइस दोबारा लौटने के बाद ये लो ब्रेक कर देता। जो रिसेंट लो बन रहे थे जहां पे बायर प्राइस रोक रहा था, जब ये लो ब्रेक होते तब मार्केट गिरता। उसके पहले गिरावट की कोई संभावना नहीं, उसके पहले सिर्फ हम रिकवरी देखेंगे, ठीक है। तो प्राइस ने क्या किया, यहां से गिरा था, देखिए कितनी तेजी से शार्पली डिमांड उठी और ये 50,000 के हाई लगा कर आ गया, ठीक है। ये चार्ट आईक्यू के चार्ट में। अच्छा, लोग पूछते हैं ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू के चार्ट में डिफरेंस क्या है, तो मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आपको ट्रेंड्स बहुत क्लियर दिखते हैं, और चार्ट आईक्यू के चार्ट में अगर आप गौर करें, आपको इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन, लोअर विक, अपर विक, बॉडी साइज, ये बहुत क्लियर दिखता है, बहुत स्मूथ, ठीक है। तो जो छोटे टाइम फ्रेम को 2 और 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ट्रेडर ट्रेड करता है, उसके लिए चार्ट आईक्यू का चार्ट सबसे बेस्ट है। मैं पर्सनली भी चार्ट आईक्यू के चार्ट पर पोजीशंस लेता हूं। ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स को मैं ट्रेंड के लिए यूज़ करता हूं और इंडिकेटर एवरेजेस के लिए, बॉलिंजर बैंड के लिए यूज़ करता हूं, ठीक है। वैसे मैं चार्ट आईक्यू के चार्ट को ही प्रेफर करता हूं जब मैं लाइव मार्केट में अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूशन कर रहा हूं। इसी चीज़ को आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। इंडिविजुअल कैंडल का फॉर्मेशन, क्लोजिंग कितना बेहतर दिखता है। देखिए सारी डोजी, इतनी बेहतर डोजी फॉर्मेशन आपको कभी चार्ट आईक्यू के चार्ट पर ही देखने को मिलेंगी, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे नहीं है, ठीक है। तो सभी चार्ट के अपने अपने उपयोग हैं, आपको कैसे उनको उपयोग करना है। अब ये एवरेज लाइन का टूल, ये आपको चार्ट आईक्यू के चार्ट पर ही इस तरीके से देखने को मिलेगा, ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है, ठीक है। अब समझिए, यहां पर ये एवरेज लाइन आपको समझ में आया। अब आप पूछिए कि ये यहां पर क्या हुआ, अभी के समय ये रिसेंट बायर का एवरेज ब्रेक हो गया, रिसेंट बायर का, ये रिसेंट बायर का हुआ है, बॉटम के बायर का नहीं हुआ, ध्यान रखिए। अभी ये प्राइस रिवर्सल हो सकता है, रिवर्सल होने के लिए क्या करना होगा, इस एवरेज के ऊपर आना होगा और इस स्विंग हाई के ऊपर आना होगा। बात क्लियर हो गई। अगर आप इस कंसोलिडेशन एरिया के भी ऊपर आ गए, 49,300 के भी ऊपर आ गए, तो मान लिया जाएगा कि आप एक अच्छे खासे सप्लाई को काटकर हायर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने फिबोनाची की बात की थी ना, यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची प्लॉट कीजिएगा, 50% रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लोजिंग मिलने लगे, प्राइस का मोमेंटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिबोनाची को ध्यान रखिए। कल का सेशन जिन लोगों ने नहीं देखा है देखिएगा जाके। ये मैंने क्या कहा, रिसेंट बायर के एवरेज के नीचे प्राइस आया, बॉटम के बायर के एवरेज के नीचे प्राइस नहीं है। जैसे यहां पर था, रिसेंट सेलर तो ये थे, लेकिन टॉप का सेलर कौन था, टॉप के सेलर के एवरेज के प्राइस के ऊपर जब प्राइस आ गया तब पूरा मोमेंटम चेंज हुआ है। इसी तरीके से यहां भी जब प्राइस इस बायर के एवरेज के नीचे आएगा तब पूरा मोमेंटम चेंज होगा। अभी तो छोटे छोटे डायरेक्शनल मोमेंटम है कि इस सेलर, इस बायर का एवरेज प्राइस काटा तो एक मोमेंटम मिल गया, अब इस बायर का एवरेज प्राइस काटेंगे फिर एक मोमेंटम, इस बायर का काटेंगे तो अगला मोमेंटम, ठीक है। इसी तरीके से 1 बाय 1 चलता है प्राइस, समझिए। अब मैं आपको समझाऊं, इस बायर का एवरेज प्राइस क्या होगा बताइए, अभी के लिए रिसेंटली इस बायर का एवरेज प्राइस है 48,500, 48,486।
जब तक बाजार 48,400 500 को ब्रेक नहीं करता तब तक आप डाउनवर्ड शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते। 48,500 ब्रेक होने के बाद आपको क्लोजिंग चाहिए, जो भी इंपैक्ट में लो लगेंगे वही कहानी है, कहानी नहीं बदलेगी। इसके इंपैक्ट में जो लो लगेंगे और उसके बाद शॉर्ट। अब यहाँ पर कई लोग गलती करेंगे, देखिए कितनी बड़ी आप लोग गलती करेंगे। यहाँ पर जब एवरेज ब्रेक हो रहा था, बहुत ध्यान से देखिए, आप लोग प्राइस एक्शन को समझते ही नहीं है, फिर तकलीफ आती। देखिए यहाँ पे अगर आपको मैं पहले बोल देता कि प्राइस जब भी 47,988 48,000 ब्रेक करेगा तब आप लॉन्ग करेंगे। 48,000 के ऊपर गैप अप किया, लॉन्ग हुआ क्या? 48,000 के ऊपर फिर गैप अप किया, लॉन्ग हुआ क्या? नहीं, प्राइस तो तब लॉन्ग हुआ जब इंपैक्ट के हाई निकल गए। क्यों? ये एक सप्लाई एरिया था, स्विंग हाई लगा हुआ था। जब तक ये रिसेंट, देखिए किसी भी एवरेज प्राइस के पास जो रेजिस्टेंस एरिया लगता है, जब तक वो ब्रेक नहीं हो जाता तब तक आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करते। इसी तरीके से यहाँ पे जब भी ये एरिया 48,500 ब्रेक होने आएगा तो समझिए इसके पास क्या लगा है, एक सपोर्ट एरिया लगा है। सपोर्ट एरिया क्या है? यही रिसेंट बायर की खरीदारी का औसत। तो इसके नीचे प्राइस आएगा, बार बार इंपैक्ट में क्या करेगा, जैसे ही नीचे आएगा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। जब ये इंपैक्ट में जो लो लग जाए पहली या दूसरी बार में, जब वो ब्रेक होंगे तब आपको एक डाउनवर्ड्स एग्रेसिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। उसके पहले कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। प्राइस आएगा जिसके नीचे लौटने की कोशिश, क्योंकि खरीदार यहां पर बैठा है, एवरेज प्राइस भी वही है, उसी के पास खरीदार बैठा है। मार्केट का कोई भी सपोर्ट एरिया कोई लाइन नहीं होती, एक रेंज होता है। अब 48,500 एवरेज प्राइस है और पिछली खरीदारी 4800 से हुई है, तो 4800 से लेकर 48,500 400 पॉइंट की ये बाइंग रेंज है बायर की। ये खरीदारों का औसत भाव भी है और उन्हीं की ये बाइंग रेंज है। जब कोई सेलर आकर इस पूरे बायर की बाइंग रेंज को ब्रेक कर दे, 48,500 को ब्रेक करे और 4800 तक काटता चला जाए, बात क्लियर हो रही है, तब जाकर एक बड़ा मोमेंटम की शुरुआत होगी। और जो इस रेंज को ट्रेड करेंगे वो हॉट स्पॉट है सर, उसमें आपके बार बार ऐसे हंटिंग होगी। जैसे कि हाँ मैंने अभी आपको समझाया, जब आप बाइंग कर रहे थे हर बार अगर लॉन्ग ऐसे करेंगे तो बताइए कितनी बार ऐसे हंटिंग हुई आपकी। गैप अप गैप डाउन से भी ऐसा हंटिंग करके गया प्राइस यहाँ पे। और अगर आप क्लैरिटी के साथ ट्रेड करेंगे तो जिस कैंडल से ये इंपैक्ट हाई लग गए जब वो ब्रेक होंगे, जिन कैंडल से यहाँ इंपैक्ट लो लग जाए जब वो ब्रेक होंगे, तब शॉर्ट सेलिंग। ठीक है, चलिए आज के लिए क्लियर है। जितनी चीजें मैंने बताई लगभग मुझे लगता है आपके लगभग डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी अगर कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।